तो मोदी जी, स्टीव जॉब्स और महात्मा गांधी में क्या कॉमन है? तीनों ही बहुत पॉपुलर है, साथ ही साथ तीनों चश्मे भी पहनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि चश्मा क्या होता है, वो काम कैसे करता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम सीखेंगे लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लेंसेज जो कि स्फेरिकल सिलेंड्रिकल टूरिक लेंस होते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब जैसे मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है और एस्टिग्मेटिज्म होता है, उसको ठीक कैसे करते हैं, और इस स्पेक्टिकल का प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं और कैसे उसको पढ़ सकते हैं हम। और साथ ही साथ हम जानेंगे रेटिनोस्कोपी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं लाइट से। अब हम कोई भी चीज़ देख कैसे पाते हैं? समझिए ये एक एप्पल है, अभी हमको दिख कैसे रहा है? क्योंकि जो इसमें लाइट पड़ती है वो एप्पल रिफ्लेक्ट करता है पीछे। अभी एप्पल नहीं सब ऐसी लाइट को पीछे रिफ्लेक्ट करती है और वही हमारी आँखों में पड़ती है कुछ इस तरीके से, और फिर हम उसको देख पाते हैं। अब समझते हैं कि रे क्या होता है। जो रे है ना, वो एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है लाइट को। असली में लाइट ऐसे ट्रेवल नहीं करती है, रे बस हमें लाइट का डायरेक्शन बताता है। समझिए कि एक सन है, अब सन से लाइट बाहर निकलती है कुछ इस तरीके से। लाइट जो है ना, अपना वेव नेचर जो करती है, पार्टिकल नेचर भी करती है, लेकिन हम कंसर्न है वेव नेचर के साथ। तो वेव ऐसे निकलती है सन से, इसको हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट्स। जो भी सर्कल मैंने ड्रॉ किया है ये होंगे वेव फ्रंट्स। जो पॉइंट सोर्स से निकलता है वेव फ्रंट्स, वो स्फेरिकल होता है, चारों डायरेक्शन में सर्कुलर पैटर्न में निकलता है वो, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स से जितना अपन दूर जाएंगे कर्वेचर उतना ही कम होता जाएगा, मतलब जो वेव फ्रंट है वो फ्लैट होते जाएगा, ठीक है। जैसे कि आखिरी वाला हम देख रहे हैं कि वो फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है। अब ऐसे ही बहुत सारे वेव फ्रंट से अपन अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलरली तो वो रे बन जाएगा। अब रे क्या दिखा रहा है हमको? डायरेक्शन, लाइट किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? मानिए कि एक मिरर है और हमने लाइट थ्रो की उसके ऊपर 90 डिग्रीज़ पे। तो अब 90 डिग्रीज़ पे क्या होगा? लाइट जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन से पीछे चली जाएगी, ठीक है। अब मानिए अगर हमने कोई एंगल आई पे रे को फेंका मिरर की तरफ, तो वो एंगल आर पे पीछे जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ सरफेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब जिस एंगल में हमने लाइट को फेंका, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब जिस एंगल पे लाइट बाउंस बैक की, ये दोनों इक्वल होते हैं। और एंगल हम लोग लेते हैं नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होता है? जब हमने 90 डिग्रीज़ पे फेंका था रे को, तो वो वैसे ही वापस चले गया था, तो उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं प्लेन क्या होता है। मानिए 3 एक्सिस है, एक्स और वाई जेड। एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल पे है, वाई वाला वर्टिकल है और जेड वाला बाहर आ रहा है आपकी तरफ। और जो 3 कलर दिख रहे हैं वो 3 प्लेन है अलग अलग, ठीक है। अब मानिए हमने जो ब्राउन प्लेन दिख रहा है वहाँ पर लाइट हिट की, फिर लाइट कैसे बाउंस बैक करेगी? लाइट उसी प्लेन में रहेगी, लाइट बाहर या पीछे नहीं जाएगी, कुछ इस तरीके से। लाइट उसी प्लेन में वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट चेंजेस द मीडियम, ठीक है। अब समझिए जैसे ये ब्लू वाला एक ग्लास स्लैब है। अब हम लाइट 90 डिग्रीज पे डालेंगे तो लाइट बेंड नहीं होगी, क्योंकि लाइट 90 डिग्रीज पे सीधे ट्रेवल करती है, ठीक है। इसको हम और जानेंगे थोड़े आगे चल के, लेकिन अभी समझते हैं अगर हम कोई एंगल आई पे रे को डालेंगे तो क्या होगा। तो जो रे होती है वो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और अगर रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है डेंसर से तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। समझिए कि वेव फ्रंट्स हमने जो पहले पढ़े थे, वेव फ्रंट बनाए हैं हमने और एक रे खींची है उसके परपेंडिकुलरली। तो हम जानते हैं कि जो सबसे क्लोज पार्ट है वेव फ्रंट का ग्लास से, वो स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसर मीडियम में लाइट स्लो चलती है, और जो सबसे दूर है पार्ट वो उतना ही स्पीड रहेगा उसका, और जो स्लो हो गया है पीवेट की तरह एक्ट करेगा। जैसे डोर अपन क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं ना, वैसे ही वो पीवेट हिंज की तरह एक्ट करेगा। तब तक जो फारदेस्ट पॉइंट है वो ग्लास को हिट कर दिया रहेगा, तो ऐसे करके चेंज हो जाएगा डायरेक्शन लाइट का। अब समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज़ C/V। सी मतलब क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है, और V मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, μ1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब μ1 क्या होता है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का है, मतलब 1, और तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेसिकली ये होता है कि इसका कितना रिफ्रैक्ट करने का पावर है, ठीक है, कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, ये हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
अब देखते हैं जो लाइट बेंड करता है ना मीडियम चेंज होने पे, वो डिपेंड किस पे करता है। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा मतलब लाइट ज़्यादा बेंड करेगा। दूसरा करता है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। आप इमेज में देखिए, जो हमको फ्लैट दिख रहा है एक सरफेस, उससे लाइट कम बेंड किया है, लेकिन जो स्टीपली कर्व हो रहा है उससे लाइट ज़्यादा बेंड किया है। क्यों? क्योंकि जब स्टीपली कर्व होता है सरफेस तो नॉर्मल जो है नॉर्मल रैपिडली चेंज होता है, तो रेस ज़्यादा कन्वर्ज करता है। ठीक है, अब देखते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। कन्वर्ज मतलब अगर रेस मिल रही है एक पॉइंट की तरफ अगर रेस जा रही तो उसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्ज करना। और अगर एक पॉइंट से रेस बाहर निकलती है, स्प्रेड होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्ज होना। ठीक है, अब देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। एक ग्लास का 5 फेस का ब्लॉक होता है, ठीक है, जिसमें एक एपेक्स होता है और एक बेस होता है। अब जो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है ना, फैसिनेटिंग है। जैसे हम लोग एक फेस पे डालते हैं रे ऑफ लाइट, तो प्रिज्म क्या करता है, उसको अपने बेस की तरफ रिफ्रैक्ट करता है कुछ इस तरीके से, लेकिन हमको लगता है कि लाइट उसके एपेक्स की तरफ से आ रही है। क्यों होता है ऐसा? ऐसे, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है कि लाइट बैंड नहीं होती, वो स्ट्रेट चलती है, तो हमारा ब्रेन परसीव करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन से आई है, तो इसलिए हमको लगता है कि वो एपेक्स से आई है, लेकिन जबकि वो बैंड होके बेस की तरफ से आ रही है। ठीक है, अब हम समझते हैं कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो हमने प्रिज्म पढ़ा, तो इसको ऐसे इमेजिन करिए कि 2 प्रिज्म हैं जिसको अपसाइड डाउन कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, ईजी। तो हमने प्रिज्म क्या पढ़ा था कि अपने बेस की तरफ वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो सेम कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं। हमने मानिए कि इन्फिनिटी से लाइट पैरेलल रेस दी है, पैरेलल रेस जो है वो प्रिज्म अपनी बेस की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, तो देख सकते हैं कि रेस डाइवर्ज हो रही है। अपने बेस की तरफ रिफ्लेक्ट किया प्रिज्म ने, तो रेस ऊपर चली गई, दोनों एक ऊपर चली गई, एक नीचे चली गई, तो क्या हुआ, रेस डाइवर्ज हो गई, ये मिल नहीं पाई। तो हम मिलाने के लिए क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं कि रेस पीछे से आ रही होगी, कहीं से पीछे से कहीं मिल के आ रही होगी, लेकिन पीछे से रेस मिली नहीं क्योंकि पैरेलल है। तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पे रेस मिल रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, वर्चुअल क्योंकि वो असली में नहीं मिल रही है, उसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मिल रही है। और हम साइमल कन्वर्शन देखते हैं कि अगर मानिए कि ये लेंस है और लेंस का अगर इमेज बन रहा है लेफ़्ट तरफ जहाँ से रेज आ रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे माइनस, और इमेज बन रहा है अगर राइट तरफ जहाँ पे रेज एक्चुअल जाना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे प्लस। ठीक है, अब कॉनकेव जो लेंस है वो माइनस होता है। क्यों? क्योंकि रेस इसमें एक्चुअली मीट नहीं करती है। ठीक है, ये देखिए कॉनकेव लेंस एक्चुअली में रेस कैसे डाइवर्ज करता है। ठीक, अब हम आते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस का वैसे ही इमेजिन करते हैं हम लोग प्रिज्म टाइप का। मानिए कि 2 प्रिज्म को हम लोग उसके बेस से अटैच कर दिए हैं। अब अगेन प्रिज्म क्या करता है, अपने बेस की तरफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो अब देखते हैं इसमें कैसे होगा, कुछ इस तरीके से। पैरेलल रेस आई है, वो एक फोकस पे जाके मीट करेगी, जहाँ पे कन्वर्ज होती है एक पॉइंट, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और उसका डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रॉम द लेंस फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। वर्चुअल भी हो सकती है अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में रखा हो। और देखिए इसमें रेस एक्चुअली मीट करती है, तो ये प्लस लेंस होता है। अब देखिए जो फोकल लेंस का फॉर्मूला होता है, जो कि लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं, वो आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और जो पावर होता है वो 1/f होता है, फोकल लेंथ इन मीटर, और पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। अब देखो, अगर मानो कि तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो मतलब फोकल लेंथ कम होना चाहिए, और फोकल लेंथ कम होगा मतलब लेंस की पावर बढ़ेगी। पावर मतलब कितना अच्छे से लेंस कन्वर्ज कर पा रहा है या डाइवर्ज कर पा रहा है, कितना जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका कम है मतलब फोकल लेंथ भी कम है। ठीक है, अब फोकल लेंथ कम होगी मतलब पावर बढ़ेगा अगेन। ओके, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे तो क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बढ़ाए तो रेस जल्दी कन्वर्ज हो गई। अब हम देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होता है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा रहे हैं तो भी रेस पहले कन्वर्ज हो रही है, मतलब उसका पावर बढ़ रहा है। अब देखते हैं जो कॉन्वेक्स
लेंस होता है, अगर उसको अपन मूव करते हैं ना तो जो उसका इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। मतलब अगर हम लोग लेंस को मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो इमेज बनेगा नीचे की तरफ, कुछ इस तरीके से। देखिए अभी हम लोग लेंस को नीचे मूव कर रहे हैं लेकिन इमेज बन रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब वैसे ही अपन लेंस को ऊपर मूव करेंगे तो इमेज बनेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम जानते हैं विजुअल एक्विटी क्या होता है। विजुअल एक्विटी इज़ द मेजर ऑफ हाउ वेल यू कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स। मतलब समझते हैं अगर ये दो रेड पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं तो हम लोग देख कैसे पा रहे हैं कि दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट नहीं है। अगर हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें रेटिना में एक पॉइंट से जहाँ दोनों मिलते हैं तो एक एंगल बनता है। अब वो एंगल 1 मिनट ऑफ आर्क होना चाहिए, मतलब 60 सेकेंड्स ऑफ आर्क। अगर हमको दोनों पॉइंट को अलग अलग देख पाना है तो अगर उससे कम होगा तो हम लोग दोनों पॉइंट को अलग अलग नहीं देख पाएंगे, दोनों पॉइंट हमको एक ही दिखेगा, ठीक है। अब इसको मेजर करने का चार्ट होता है जो हम सब देखे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेलन चार्ट। कुछ इस तरीके दिखता है वो। अब जानते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। तो जो इसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, हम लोग जानते हैं कि 6/6 उसमें लिखते हैं, लेकिन जानते हैं कि होता क्या है ये। जो न्यूमरेटर है वो है डिस्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब समझिए अगर आप पढ़ते हैं, इसको पढ़े होंगे आप कभी स्कूल वगैरह में या डॉक्टर के पास, तो आप इससे 6 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं तो 6 मीटर न्यूमरेटर में आता है। डिनोमिनेटर क्या होता है? रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। मतलब अगर 6/6 विजन बोलते हैं हम लोग, उसका मतलब होता है कि 6 मीटर की दूरी पे हम लोग 6 मीटर वाला वर्ड पढ़ पा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे 6/12 तो उसका मतलब होता है 6 मीटर की दूरी पे हम लोग वो पढ़ पा रहे हैं जो 12 मीटर से पढ़ना चाहिए हमको। मतलब एक बंदा 12 मीटर दूर खड़े होकर उसको पढ़ पाएगा जो हम लोग 6 मीटर पर पढ़ पा रहे हैं। मतलब हमारा विजन ख़राब है क्योंकि हम लोग जो हमको 12 मीटर पे पढ़ लेना चाहिए वो हम लोग 6 मीटर पे पढ़ पा रहे हैं, मतलब हमारा विजन ख़राब है। तो इससे हम लोग पता करते हैं विजुअल एक्विटी। जो 20/20 लिखा है इसमें, उसका मतलब ये फीट में लिखा है। इसको हम लोग इंडिया में मीटर में पढ़ते हैं जो कि 6/6 होता है। वैसे ही 20/40 लिखा है, इसको हम लोग बोलेंगे 6/12 मीटर में कन्वर्ट करके। अब जो लिखा है इसमें लेटर्स EFP, जानते हैं ये क्या होता है? इसको हम लोग ऑप्टोटाइप बोलते हैं, ठीक है। अब ना ऑप्टोटाइप को ना हम लोग 5x5 के ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक ब्लॉक ना 1 मिनट ऑफ आर्क अपने आई में सबटेंड करता है। और जो पूरा ऑप्टोटाइप है वो पूरा मिला के 5 मिनट ऑफ आर्क सबटेंड करता है हमारी आई पे। अब जानते हैं आई के बारे में। देखो आई ना फ्रंट से कुछ ऐसे दिखता है, लेकिन हम लोग ना उसका एक ना साइड से देखेंगे। साइड से ना आई कुछ ऐसे दिखेगा आपको कट करने के बाद। तो आई के कुछ पार्ट हम लोग जान लेते हैं। तो पहले कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, फिर लेंस होता है और फिर एकदम आखिरी में रेटिना होता है। रेटिना में ना हमारी इमेज बनती है। इमेज कैसे बनती है? जो रे होता है लाइट का, वो 2 रे एक पॉइंट पे कन्वर्ज होना चाहिए रेटिना में, तब हमारी इमेज बनती है। अब जानते हैं पावर क्या होता है। तो सबका ना अलग अलग पावर होता है। कॉर्निया का 43 डायोप्टर होता है, लेंस का 19 डायोप्टर होता है और ओवरऑल पावर ऑफ आई का होता है 60 डायोप्टर के अप्रॉक्स होता है। जो लेंस है ना अपनी पावर चेंज कर सकता है। और जो आई का साइज़ होता है ना वो 24 मिलीमीटर होता है। अब देखो कॉर्निया की पावर ज़्यादा होती है क्योंकि ना कॉर्निया पे मीडियम चेंज होता है, तो कॉर्निया की पावर ज़्यादा होती है। देखते हैं अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन मतलब ना जैसे हमको फोकस करना है कोई चीज़ पे जो कि पास में रखी है। अब कैसे होगा ये? कोई भी चीज़ जो पास में रखी है ना उससे पहले से डाइवर्जिंग लाइट आ रही है तो उसको हमको ज़्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमारी आई की पावर है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? ये बढ़ाता है लेंस। अब समझते हैं एमेट्रोपिया क्या होता है। जो हमारी नॉर्मल आई है ना, मतलब जिसमें कुछ एरर नहीं है, उसको हम बोलेंगे एमेट्रोपिया। और एमेट्रोपिया मतलब जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर है। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? मतलब ना लाइट कन्वर्ज नहीं हो पा रही है रेटिना के ऊपर, मतलब फोकस नहीं हो पाया रेटिना में। एमेट्रोपिया ना 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। स्फेरिकल मतलब क्या होता है कि ना जो एरर है ना वो स्फेरिकल लेंस से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो सिलेंड्रिकल एरर होते हैं वो सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होते हैं। स्फेरिकल एरर में आता है मायोपिया और हाइपरोपिया। हाइपरोपिया का मतलब हाइपरमेट्रोपिया भी होता है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल में आता है एस्टिग्मेटिज्म। हम जानते हैं मायोपिया क्या होता है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, जो दूर की चीज़ें हैं ना वो हमको क्लियर नहीं दिखती क्योंकि इसमें जो रेस है ना वो रेटिना पहुंचने के पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। अगर आपकी आई बॉल इलोंगेट हो गई, मतलब क्या, उसका ना एशियल लेंथ बढ़ गया। एशियल लेंथ हमने पढ़ा था कि 24 मिलीमीटर होता है, लेकिन अगर 24 से बढ़ गया, समझो 25 हो गया, तो 3 डायोप्टर पावर बढ़ जाएगा। सेकंड है डिक्रीज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा। फोकल लेंथ कम हो तो पावर भी कम हो जाएगा। थर्ड है इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चौथा है पोजीशन ऑफ लेंस। अगर लेंस की पोजीशन आगे होती है ना तो फोकल लेंथ कम हो जाता है उसका। फोकल लेंथ कम होता है तो पावर बढ़ जाता है, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। इसमें हम लोग को पास की चीज़ें नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इमेज है ना वो रेटिना के पीछे बनती है। कॉजेस इसके जस्ट अपोजिट है मायोपिया के। अब देखते हैं मायोपिया को करेक्ट कैसे करते हैं। समझो ये
हमारा मायोपिया केस है जिसमें जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जा रही है। मतलब क्या हुआ, इसका आई का पावर ना ज़्यादा है तभी ये रेस को पहले ही कन्वर्ट कर दे रहा है। तो हमको पावर कम करना है, मतलब हमें लगाना है माइनस लेंस। माइनस का होता है कॉनकेव। तो अब देखें कॉनकेव लेंस लग गया यहाँ पे, तो आई की पावर कम हो गई। अब हाइपरोपिया केस जस्ट अपोजिट है। हाइपरोपिया में क्या होता है, आई की पावर कम हो जाती है। आई की पावर कम हो गई तो इमेज पीछे बनेगा रेटिना के। तो इसमें हम लोग पावर बढ़ाएंगे। पावर बढ़ाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्लस लेंस। प्लस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस लगाए तो पावर ठीक हो गया। पहले ऐसा था, फिर ऐसा आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं लेज़र क्या होता है। लेज़र एक सर्जरी है जो कि हम लोग मायोपिया के लिए करते हैं, बहुत कॉमनली करते हैं। तो इसका मतलब होता है लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लैप बनाते हैं कॉर्निया में और फिर ना फोटो एब्लेशन की हेल्प से कॉर्निया का थिकनेस हम लोग कम करते हैं। तो एक डायोप्टर कम करने के लिए ना हमको 12 माइक्रोन्स कम करना पड़ता है थिकनेस, तब एक डायोप्टर कम होता है। तो नॉर्मल कॉर्निया जो होती है ना वो अप्रॉक्स 550 माइक्रोमीटर की होती है। लेकिन किसी में मान लो अगर 450 माइक्रोमीटर से कम थिकनेस है कॉर्निया की, तो उसमें हम लोग सर्जरी नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर्जरी करने के बाद जो कॉर्निया की थिकनेस बचनी चाहिए ना वो 250 माइक्रोमीटर बचनी ही चाहिए, लेकिन इसमें बच नहीं पाएगी अगर 450 माइक्रोमीटर से कम हुआ तो। ठीक है, अब आप सबने ग्लोब देखा होगा, तो ग्लोब में ना लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। मेरिडियन बेसिकली क्या होता है, एक ना इमेजिनरी लाइन है जो कि एंगल्स पे बनती है। वैसी लाइन्स ना हम अपने आई में इमेजिन कर सकते हैं जो कि अलग अलग एंगल्स पे बनती है, उसको हम लोग बोलेंगे मेरिडियंस। अब जानते हैं प्रिंसिपल मेरिडियन क्या होता है। प्रिंसिपल मेरिडियन मतलब लाइन्स विथ मैक्सिमम एंड मिनिमम कर्वेचर्स। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम यूजुअली होता है 90 और 180 डिग्री पे। 90 मतलब वर्टिकल और 180 मतलब हॉरिजॉन्टल। अब 90 मैक्सिमम क्या होता है, बिकॉज ऑफ द आईलिड्स। आईलिड कारण ना वर्टिकली प्रेशर पड़ता है, तो वर्टिकली क्या होता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, तो वर्टिकली पावर बढ़ जाती है आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एस्टिग्मेटिज्म में। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर इन बोथ प्रिंसिपल मेरिडियंस बिकॉज ऑफ डिफरेंट कर्वेचर्स। ठीक है, अब कर्वेचर चेंज हो जाएगा दोनों का, दोनों प्रिंसिपल मेरिडियन का। प्रिंसिपल मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का कर्वेचर चेंज हो जाएगा, तो दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी। तो एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाएगा, दो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होगा। एक पॉइंट पहले फोकस होगा और एक बाद में, तो इसलिए ब्लरी इमेज दिखेगी। हम जो एस्टिग्मेटिज्म है ना वो दो टाइप का होता है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, जो प्रिंसिपल मेरिडियन है ना वो 90 डिग्रीज पे होते हैं एक दूसरे के, और इरेगुलर में ना दोनों का एंगल 90 से अलग होता है। अब रेगुलर के 3 टाइप होते हैं, विथ रूल, विदाउट द रूल और ओब्लिक। विथ रूल हमने देखा था कि यूजुअली क्या होता है, जो वर्टिकल मेरिडियन होता है ना उसकी पावर ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आईलेट से प्रेशर पड़ता है ऊपर और नीचे से, तो इसको हम लोग बोलते हैं विथ द रूल। मान लो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का पावर वर्टिकल मेरिडियन से ज़्यादा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे विदाउट द रूल, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ऑब्लिक मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में नहीं बनते, कोई और ही एंगल में बनते हैं, लेकिन दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, लेकिन ये आई से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नहीं होंगे। अब हम देखते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, एक्सिस एक्स और वाई। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस। अब देखते हैं सिंपल में क्या होता है, जो हमारा एक एक्सिस है ना वो ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन दूसरा एक्सिस है वो मायोपिक रहेगा या तो हाइपरमेट्रोपिक रहेगा। कंपाउंड में क्या होगा, दोनों एक्सिस या तो मायोपिक रहेंगे या दोनों हाइपरमेट्रोपिक रहेंगे, लेकिन अनइक्वल रहेंगे। अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं मतलब फिर तो एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, वो नॉर्मल मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है। अगर दोनों अनइक्वल रहेंगे दोनों एक्सिस में, तब वो एस्टिग्मेटिज्म होगा। ठीक है, और मिक्स मतलब क्या होता है, एक एक्सिस में मायोपिया होगा, दूसरे में हाइपरमेट्रोपिया होगा। ठीक है, अब समझते हैं लेंस क्या होता है। लेंस हमने देखा पिछले बार कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इस बार अच्छे से समझते हैं कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, टोरिक लेंस क्या क्या होते हैं। स्फेरिकल मतलब समझते हैं, अगर ये स्फीयर है, स्फीयर को हम लोग कट कर लेते हैं, तो कट करने से क्या बनता है, स्फेरिकल लेंस बनता है। अगर हम देखेंगे स्फेरिकल लेंस को अच्छे से, तो उसका रेडियस है ना वो हर मेरिडियन में इक्वल है। मतलब क्या होगा, इसका पावर हर मेरिडियन में इक्वल होगा। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में। एस्टिग्मेटिज्म में इसको यूज़ नहीं करेंगे। इसमें रेस कहीं से भी आए वो एक पॉइंट पे कन्वर्ट करेगी। ठीक है, इसका पावर क्या होता है हम जानते हैं। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है हमको, तो पावर प्लस में होगा, क्योंकि रेस असली में कन्वर्ट करती हुई दिख रही है हमें। ठीक है, फिर प्लस में होगा और इन्वर्स होता है फोकल लेंथ के। अब देखते हैं सिलेंड्रिकल लेंस क्या होता है। मान लो एक ग्लास का रॉड है और रॉड को अपन लेंथ वाइज कट कर दिए, ठीक है ना, तो एक लेंस बन जाएगा सिलेंड्रिकल शेप का। तो जो लंबाई दिख रही है हमको लेंस की, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस लेंस का। ठीक है, रखा हुआ है लेंस, तो अगर इसको हम लोग ऊपर से नीचे टच करेंगे तो ये फ्लैट फील होगा हमको, लेकिन हम लोग इसको साइड टू साइड टच करेंगे तो हमको कर्व्ड फील होगा। ठीक है, अब समझते हैं, इसमें अपन वर्टिकली रेस डालें तो वर्टिकली इसका कुछ
पावर नहीं होता, क्योंकि वर्टिकल रेस डालेंगे तो वो सीधे पास हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें अपन हॉरिजॉन्टल रेस डालें तो वो एक लाइन पे कन्वर्ज करेगी, एक लाइन फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। मतलब अगर हम सिलेंडर को वर्टिकली प्लेस करेंगे तो उसका पावर होगा हॉरिजॉन्टली, मतलब एक्सिस के पावर 90 डिग्रीज पे यानी परपेंडिकुलरली होता है। अगर हम लोग प्लेस करेंगे सिलेंडर हॉरिजॉन्टली तो उसका पावर होगा वर्टिकली, मतलब 90 डिग्रीज पे। ठीक है, तो वर्टिकली प्लेस्ड रहेगा सिलेंडर अभी, तो हॉरिजॉन्टली पावर है, मतलब हॉरिजॉन्टली जो रेज आएगी उसको कन्वर्ज करेगा। अब वो कन्वर्ज होगी तो एक वर्टिकल लाइन बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, तो अगर हॉरिजॉन्टल रेस पास होगी इससे तो नॉर्मली निकल जाएगी, लेकिन अगर वर्टिकल रेस पास होगी उससे तो वो कन्वर्ज करेगी। अब देखते हैं पावर क्रॉस क्या होता है। मानिए एक 3 डायोप्टर का सिलेंड्रिकल लेंस है जो कि 180 डिग्री पे प्लेस है, तो उसका पावर क्या होगा। पावर तो पता है हमको 1 डायोप्टर है, लेकिन उसका पावर कौन सी एक्सिस पे होगा, वो होगा 90 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि लेंस हमारा प्लेस्ड है 180 डिग्रीज पे, लेकिन जो उसका पावर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके एक्सिस से। एक्सिस क्या है उसका 180 डिग्री से, लेकिन परपेंडिकुलरली उसका पावर होना चाहिए 90 डिग्रीज पे। ठीक है, तो पावर उसका +3 है 90 डिग्री पे, लेकिन उसको हम लोग लिखेंगे +3 क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है, जो एक्स लिखा है उसका मतलब एक्सिस है, वो इंटू नहीं है, ऐट नहीं है। ठीक ना, +3 डायोप्टर ऑन दी एक्सिस ऑफ 180 डिग्री। ठीक, अगर उसको अपन वर्टिकली प्लेस करें, मतलब 90 डिग्रीज पे प्लेस करें उसका एक्सिस, तो हम लोग लिखेंगे मानते हैं -4 डायोप्टर का लेंस है, तो -4 डायोप्टर एट दी एक्सिस ऑफ 90 डिग्री, लेकिन पावर इसका कहाँ पे होगा 180 डिग्रीज पे, क्योंकि पावर परपेंडिकुलर होता है एक्सिस से। अब हम जानते हैं टोरिक लेंस क्या होता है। टोरिक लेंस एक लेंस होता है जिसमें ना 2 रेडियस का कर्वेचर होता है। डोनट शेप का लेंस हो सकता है जिसमें 2 रेडियस का कर्वेचर होते हैं। अब 2 रेडियस का कर्वेचर है तो 2 पावर होंगे 2 डिफरेंट एक्सिस पे, तो इसको हम लोग मिक्सड या कंपाउंड एस्टिमेटिज्म में यूज़ कर सकते हैं। अब ये बनता नहीं है ऐसे क्लिनिकली, इसको हम लोग बना सकते हैं इन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल लेंस। तो देखो अब जो टोरिक लेंस है ना उसका 2 कर्वेचर होता है, तो हम जूम करते हैं अभी कि जो वर्टिकल कर्वेचर है ना वो ज़्यादा है, मतलब उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कर्वेचर से, तो जो वो ना पहले कन्वर्ज करेगा, तो उसका फोकस ना पहले आएगा और हॉरिजॉन्टल वाले का फोकस बाद में आएगा। तो जो दोनों का फोकस के बीच में जो कोन बन रहा है ना उसको बोलेंगे हम लोग स्टर्म्स कोनॉइड, और जो दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट रहेगा ना कोनॉइड के बीच में जो पॉइंट आएगा जहाँ दोनों के फोकस का बीच का पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन। तो हम लोग ट्राई करते हैं जो रेटिना है ना वहाँ पे सर्कल ऑफ लीस्ट कन्फ्यूजन आए, तो वहाँ पे बेटर इमेज बनेगा। देखो जैसे ये ना पावर एक्सेस है, अब कोई पेशेंट है उसको दिखाई दे तो डॉक्टर के पास गया वो, डॉक्टर ने चेक किया कि उसको हाइपरमेट्रोपिया है। अब हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग प्लस की पावर देते हैं। अब उसको देखा डॉक्टर ने तो पता चला कि उसको वर्टिकली चाहिए +3 की पावर और हॉरिजॉन्टली चाहिए उसको +2 की पावर। मतलब से क्या हुआ, उसको कंपाउंड हाइपरमेट्रोपिक एस्टिग्मेटिज्म है। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस में पावर अलग अलग चाहिए हमको। ठीक है, अब हम देखते हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अब जो सबसे कम पावर चाहिए हमको जो कि +2 की पावर, तो उसका हम देंगे स्फीयर। अब स्फीयर क्या करता है, उसका ना पावर हर मेरिडियन में सेम रहता है, उसका वर्टिकली पावर +2 होगा और हॉरिजॉन्टली भी पावर +2 होगा, क्योंकि वो स्फीयर है। लेकिन हमको हॉरिजॉन्टली चाहिए +2 और वर्टिकली चाहिए हमको +3 की पावर। तो हम क्या करेंगे, हम सिलेंडर यूज़ करेंगे वर्टिकल पावर के लिए। हमको वर्टिकली +1 की पावर और चाहिए, क्योंकि +2 हमको सिलेंडर स्फीयर से मिल रहा है +2 ऑलरेडी, और +1 हम ले लेंगे सिलेंडर से। अब देखते हैं सिलेंडर से हमको वर्टिकल में +1 चाहिए, तो हम सिलेंडर का अलाइनमेंट ऐसे करेंगे कि उसका पावर वर्टिकली आए। मतलब हम सिलेंडर को रखेंगे 180 डिग्रीज पे। क्यों, क्योंकि सिलेंडर का पावर परपेंडिकुलर होता है उससे एक्सिस से। ठीक है, तो हम सिलेंडर को प्लेस करेंगे 180 डिग्रीज पे